नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियाँ पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियों पर विचार करेंगे। इन दिनों हम ब्रिटिश संविधान को पढ़ रहे हैं, तो आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है ब्रिटिश संविधान में, ब्रिटिश व्यवस्था में। और संसदात्मक शासन होने के कारण सम्राट को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे सभी शक्तियाँ वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की ही शक्तियाँ होती हैं। तो ब्रिटिश व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में या मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के महत्व के बारे में सर जॉन मैरियट कहते हैं, यह एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। मंत्रिमंडल एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। एक अन्य विचारक हैं ग्लेडस्टन, उनके अनुसार मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल केंद्रीय स्थिति रखता है। इसकी शक्तियों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आता है कार्यपालिका संबंधी कार्य या शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां ही सबसे महत्वपूर्ण हैं मंत्रिमंडल की, क्योंकि मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है ब्रिटिश संवैधानिक सिस्टम में। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में पहला आता है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी आंतरिक प्रशासन के संबंध में और अन्य राष्ट्रों के साथ विदेशी संबंध के मामले में कौन सी नीति राष्ट्र एडॉप्ट करेगा, क्या नीति ब्रिटेन की रहेगी, यह निर्णय जो है मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। मंत्रिमंडल ही यह निश्चित करता है और उसको लागू भी करता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में या कार्यों में पहला आता है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, यानी देश की नीति निर्धारण का काम जो है मंत्रिमंडल ही करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में दूसरा आता है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल के हाथ में है। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल में जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं, उनके कार्यों की निगरानी रखते हैं। यानी मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वो विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं, उनके कार्यों की निगरानी रखते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। सम्राट की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं या समस्त कार्यपालिका का जो प्रशासन है सम्राट के नाम से होता है, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग जो है मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है।
राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन जो है मंत्रिमंडल करता है। हालांकि सिद्धांत रूप में सम्राट द्वारा ये किया जाता है, इनका चयन जो है, नियुक्ति जो है, लेकिन वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ही इन सभी विभागों के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण जो है, विभिन्न विभागों का सर्वोच्च नियंत्रण या नियंत्रण और संचालन जो है वो मंत्रिमंडल ही करता है। कार्यपालिका शक्तियों में तीसरा आता है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। मंत्रिमंडल समन्वयकारी कार्य भी करता है। प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न विभाग होते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न विभाग बांटे जाते हैं, लेकिन सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय आवश्यक है। सरकार में जो विभिन्न विभाग हैं वो सुविधा के लिए किए गए हैं, लेकिन सरकार में तो आंगिक एकता होती है। सरकार एकता हो तभी अच्छे से कार्य कर पाती है। और सुशासन के लिए जो है विभिन्न विभागों में समन्वय आवश्यक होता है। कहीं कोई दिक्कत अगर आती है विभिन्न विभागों के मध्य, तो उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल करता है। ये है कार्यपालिका संबंधी कार्य या शक्तियां। यानी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल के हाथ में होता है, और कहीं कोई विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य का अभाव भी अगर है तो उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करता है। आगे आता है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। यानी प्रमुख रूप से तो कार्यपालिका संबंधी कार्य ही हैं मंत्रिमंडल की। कार्यपालिका ही है मंत्रिमंडल, वास्तविक कार्यपालिका है ब्रिटेन में, लेकिन संसदात्मक शासन होने के कारण ये महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां भी रखती है। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां और कार्य कर रहे हैं आप लोग। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, वन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करता है। यानी नीति निर्धारण का काम मंत्रिमंडल का है, लेकिन इसके लिए जो कानून हैं, कौन से कानून चाहिए, इसका निर्णय भी एक तरह से मंत्रिमंडल करता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। यानी प्रशासनिक अधिकारी ही कानूनी परामर्श लेते हुए विभिन्न जो विधेयक संसद में पेश होने वाले होते हैं उनको तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है। वो तैयार होने के बाद मंत्रिमंडल जो है अपनी बैठकों के माध्यम से उसे अंतिम स्वीकृति देता है कि कौन से विधेयक अब संसद में पेश किए जाएंगे, तथा संसद में प्रस्तावित करता है। मंत्रिमंडल उसको अंतिम स्वीकृति देता है और फिर संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराता है। यानी व्यवस्थापिका का जो मुख्य काम है कानून बनाना है, लेकिन ये जो कानून है ये विधेयक के रूप में कार्यपालिका द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, उनको अंतिम रूप दिया जाता है, फिर ये संसद में पेश किए जाते हैं, संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाते हैं, और मंत्रिमंडल का बहुमत संसद में होने के कारण संसद को लगभग वैसा ही उसको पास भी करना पड़ता है। तो बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराने का काम भी मंत्रिमंडल ही करता है। तो व्यवस्थापन संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल करता है। कानून के निर्माण का काम एक तरह से जो है मंत्रिमंडल करने लगा है। और आजकल जो प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा चल रही है उससे भी प्रशासनिक अधिकारियों को या कार्यपालिका के अधिकारियों को कानून निर्माण संबंधी शक्तियां मिल गई हैं। तो कार्यपालिका काफ़ी सशक्त हो गई है, काफ़ी मजबूत हो गई है। मंत्रिमंडल जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया है।
तो व्यवस्थापन संबंधी कार्य। आगे आता है मंत्रिमंडल के शक्तियों और कार्य में वित्तीय कार्य या शक्तियां। वित्तीय कार्य या शक्तियां यानी वित्त के मामलों में क्या शक्तियां मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं ब्रिटिश व्यवस्था में। तो राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण करना, कहाँ से आय होगी कहाँ व्यय होगा, ये निर्धारण करना और फिर उस बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना, संसद में पास कराने का काम मंत्रिमंडल ही करता है। बजट वित्त मंत्री के निर्देशन में तैयार होता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। वित्त मंत्री के निर्देशन में बजट तैयार किया जाता है, लेकिन जो मूल प्रस्ताव हैं बजट के और उसका आधार क्या है, यह मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किया जाता है। और बजट तैयार करने के बाद मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत के कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। यानी लोक सदन में वित्तीय मामलों में लोक सदन ही ब्रिटेन में सर्वशक्तिशाली है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत होने के कारण अगर लोक सदन कहीं कर या अनुदान में कोई कटौती करना भी चाहता है तो मंत्रिमंडल की सहमति से ही ऐसा करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त है। और अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, 2/3 3/4 बहुमत प्राप्त हो, तो लोक सदन बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई कटौती करे। तो वित्तीय मामलों में सर्वे सर्वा जो है शक्तियां जो है मंत्रिमंडल को प्राप्त है कि देश को आय कहाँ से आएगी और कहाँ इसका खर्च किया जाएगा, इस संबंधी जो प्रस्ताव है बजट वो मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है वित्त मंत्री के निर्देशन में, और फिर इसको लोक सदन में पेश किया जाता है और लोक सदन में इसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने के कारण ये आराम से जो है पास हो जाता है। और कहीं कोई कटौती हो करनी भी हो अगर लोक सदन को, तो मंत्रिमंडल की सहमति से ही ऐसा वो कर पाता है। मंत्रिमंडल के अन्य कार्य आगे आता है अन्य कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और आगे आता है अन्य कार्य या शक्तियां। इसके अंदर 2-3 शक्तियां हम चर्चा कर सकते हैं। प्रथम आता है राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही होता है। किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है राजा, या उसको क्षमा भी कर सकता है, ये अधिकार सम्राट को प्राप्त है, लेकिन यह कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही होता है और विशेष तौर पर गृह मंत्री की राय से ही ऐसा किया जाता है। अन्य कार्य में दूसरा आता है राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। राजा सम्मान से संबंधित विभिन्न उपाधियों का वितरण करता है, लेकिन यह भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही ऐसा कर सकता है। और अन्य कार्य में आता है तीसरा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जा सकती हैं। ब्रिटिश सम्राट देश और विदेश में जो नियुक्तियां करता है, विभिन्न नियुक्तियां उसके द्वारा की जाती हैं, वह मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की समस्त संवैधानिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं और संसदात्मक प्रणाली
है ब्रिटेन में, इसलिए समझ शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट को दी गई हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग जो है ब्रिटेन का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ही करता है। धन्यवाद।